हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस जो हमने 35 तक कराए थे। और हमने आपसे कहा था कि यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित आपकी 6 यूनिट से संविधान के क्वेश्चंस हैं 102। और 102 में से हमने कहा था बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी, तो 35 के हमने 3 सेट बना दिए हैं। तो अब दूसरा सेट आपका तैयार है। चलिए 36 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़कर गए थे और इसमें आपसे बोला गया था कि बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद आपका 20 या फिर अनुच्छेद 22। तो अगर आपने इसका अनुच्छेद 21 लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। देख लीजिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और 100% में आप इसको रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसके कूट में तो नहीं है आंसर। तो चलिए देखते हैं, न्यायपालिका के पास मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह न्यायपालिका के पास है। चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं क्या है। डिटेल में बताया है, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल है, इसको जरूर पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये प्रश्न आपने सभी कंपटीशन में देखा होगा और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता भी होगा। तो लगाइए इसका आंसर खुद से। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ चुके हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसी एक रिट को जारी कर सकता है। तो इसका प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल आपके सामने है, तो इसको आप देख लीजिए। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। तो इसमें से जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उच्च न्यायालय इसकी इस रिट को जारी कर सकता है। किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ये प्रश्न भी 100% में आता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग, ठीक है। रिट तो आपने कई बार पढ़ा होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने इसका अर्थ नहीं पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर मतलब शरीर के साथ उपस्थित करने की मांग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 पर आ चुके हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे ये प्रश्न अलग अलग तरीके से आपके सामने आता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संविधान का जो मूल संरचना हुई थी, उसका बुनियादी जो ढांचा था, उसका प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, और फिर आपका है सज्जन सिंह बनाम राज्य, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम राज्य संघ। ये प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ, कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ केशवानंद याद रखना है और बस इतना सा याद रखना है कि जो शुरुआत हुई बुनियादी ढांचे की का प्रतिपादन यहाँ से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका 41। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप बताना है। लोप कह रहे हैं ना कि वो हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 42वां संशोधन, संविधान 44वां संशोधन, या संविधान 46वां संशोधन। कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी यहाँ पर आ चुकी है आपकी।
चलिए 40वां मैं आपको बता देती हूँ। 40, 42वां आपका 42, 44वां 46वां आपका ये हो गया, और 44वां आपका ये हो गया 44, 40, 42, 44, 46। तो इसमें देख लीजिए, प्रश्न ये भी 100% में हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसका सी आंसर जाएगा 44। चलिए देख लीजिए, संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, इसका सन भी याद रखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, लोप कर दिया गया, इससे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। पहले एक ऐसा अधिकार था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें से जो भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो विदेशी नागरिक है उनके लिए यहाँ पर पूछा गया, हमारे लिए है लेकिन जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपका बन रहा है, भारत के, यहाँ पर ये आपकी डिटेल है, भारत के कुछ मूल अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। आपको वहाँ तो पता चला कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, विदेशी और जो हमारे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनको कौन से समान अधिकार प्राप्त है? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, जैसे वो हमारे देश में आए या किसी देश में आप जाएं तो अगर आपके साथ कोई अपराध होता है या कोई भी बात होती है तो उसके लिए आप जो अनुच्छेद 20 के तहत कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सही बात है। शिक्षा का अधिकार, पढ़ सकते हैं आकर, पढ़ते भी हैं आकर सब जगह। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण आपका कोई करता है किसी देश में जाने पर तो आप इस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इक्वल दिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ किसको है? भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या रहा है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना? नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है। तो 43 का आपका आज मैंने मॉर्निंग में ही 5 बजे आपको शॉर्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव दिए हैं 1 लाइनर वाले, तो वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो पहले उसको पढ़ लिए, फिर बाद में इसको MCQ को आप कीजिए, तो क्या होगा, आपके MCQ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप सीधे सीधे बिल्कुल आंसर इनका बता पाएंगे। तो वो जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है वहाँ पर 1 लाइनर जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद MCQ आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का आपका जाएगा D, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या रहा है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, या फिर आयरलैंड से? तो हमें बताना है कि ये कहाँ से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है, आयरलैंड, और 100% में प्रश्न पूछा जा सकता है और आता भी है हमेशा। डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। सन भी यहाँ पर दे दिया गया है। आयरलैंड के संविधान में अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकार की सार्वत्रिक घोषणा आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों में, या फिर 9वीं अनुसूची में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में पूछा गया है। तो 45 का अगर आप सोच रहे हैं बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल सही है आंसर आपका। चलिए डिटेल यहाँ पे चेक करते हैं। भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। जहाँ जहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है उनके अनुच्छेद जरूर याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं अनुच्छेद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन, ठीक है, 52, 54, 55 या 57। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन? तो ये जाएगा बी, अनुच्छेद 54, 46 का आपका जाएगा आंसर सी, डी, ठीक है, डी जाएगा 57, ठीक है, इसमें जाएगा आपका डी आंसर, अनुच्छेद 57। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर रूप धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप खुद से सोचकर हमें बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो इनको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ इसकी डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। तो अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए भारत के, तो 49 का, किसी तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो 49 का आपका हो जाएगा भी 14 दिन पहले उनको सूचित करना होता है। यहाँ पर डिटेल है, इसको हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अतिक्रमण के आधार पर जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए, संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी एक ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम यानी कि पहले सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तब आप महाभियोग चला सकते हैं। अब प्रश्न बनता है किस किस पर महाभियोग चलाया गया, या फिर अभी तक किसी के ऊपर भी महाभियोग नहीं चला है, जैसा कि अभी अमेरिका में हुआ था। लेकिन भारत का किसी को पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न हमने आपको दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की रिक्त स्थानों को भर दिया जाता है, तो बताइए कितने दिनों में? 9 दिन, 90 दिन में, या 6 माह में, या फिर 9 माह में, या फिर 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में। तो बताइए जल्दी से। तो ये प्रश्न भी बहुत ईजी है, जल्दी से इसका आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। ये प्रश्न देखिए आपका, मैंने जो कल की वीडियो थी वहाँ भी आपका ये प्रश्न बना था, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ ये दूसरे तरीके से पूछा गया, आंसर सेम ही रहता है। चलिए बताइए आंसर क्या जाएगा इसका। चलिए चलते हैं 52 पर। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है या प्रदत्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, या फिर अनुच्छेद 200, या अनुच्छेद 356। तो 52 का अगर आपने अनुच्छेद 123 सोचा है या लगा लिया है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है किस तरह से? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानूनों के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है जारी करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? न्यायालय से, ठीक है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो देखते हैं आंसर सी, इसका अनुच्छेद जाएगा 143। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व को प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति प्रदान करता है, और ये इन पर डिपेंड करता है कि वो लें उनसे परामर्श या ना लें, ठीक है।
और वो बाध्य भी नहीं होते हैं उनको मानने के लिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 54 पर हम आ चुके हैं। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी अभी बताया गया था कि वो पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो ऐसे ही दो अवधि के लिए कौन बने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो मोस्टली एलिमिनेट ही हो जाते हैं। तो 54 का अगर आप लगा रहे हैं भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दो अवधि के लिए चुने गए थे। देख रहे हैं डिटेल इसकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक, यहाँ पर 3 दी गई हैं, ठीक है, 3 अवधि तक प्रश्न में दे दिया गया है इन्होंने 2 अवधि तक। तो ये 1950, 52, 52 से 57 और 57 से 62 भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को संविधान के अध्यक्ष के होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे, तथा 1952 और 57 में क्रमशः प्रथम या द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और इससे संबंधित कि पुनः निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ये प्रश्न आपको पहले ही मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को अटैच करके पढ़ा करें। अब जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के सारे एक तरफ को कर लीजिए, लोकसभा के उनको सबको एक तरफ कर लीजिए, राज्यसभा के उनको सबको एक तरफ कर लीजिए, सबको अटैच करके आपस में पढ़िए, है ना। आते हैं प्रश्न नंबर 55। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, वी गिरे, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह सर्वसम्मति से निर्वाचित, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर देख लीजिए, सी एन संजीव रेड्डी इसका आंसर जा रहा है। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 था, तो बिना विरोध के ही ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए आगे आते हैं प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही कहना चाहिए प्रश्न आपके बिल्कुल ही कैटेगरी का तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के व्यक्ति अनुसार 11 यानी कि 11वें राष्ट्रपति 2002 से 7 डॉक्टर PK अब्दुल कलाम, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संस्कृत के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी एक को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये आपको लग रहा होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है ना, यही आपका आंसर है। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लीजिए, बहुत लेंथी डिटेल है, अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का तात्पर्य इसमें से क्या जा सकता है? तो ये जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलिए आगे प्रश्न की डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को, और आधी यहाँ पर है। चलिए इसके आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रधानमंत्री को क्या लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? संसद के। दोनों ही सदनों या एक ही सदनों? सोचिए, यहाँ पर सारा है डिटेल, ये कौन कौन से सदन, कितना वोट, कितना कब कैसे कैसे होता है, सब डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या लोकसभा के प्रति। तो जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वह लोकसभा के प्रति होती है। यहाँ पर आंसर का डिटेल है, चेक कर लीजिए। अगला आंसर, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50, 60। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो कितनी संख्या हो सकती है या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50। चलिए ठीक है, इसके डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा दीजिए। 64 का आपका जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल। कानूनी विषयों पर, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल भारत के। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं, इनका अनुच्छेद वगैरह सब कुछ बता रखा है। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? वहाँ पर तो आपने पढ़ा कानूनी विषयों पर किसका? भारत सरकार को, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है राज्य सरकार को कौन दे सकता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय अधिकर्ता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 65 का अगर आप सोच रहे हैं एडवोकेट जनरल, तो बिल्कुल सही। दोनों ही प्रश्न को अटैच करके पढ़िए। राज्य सरकार में कौन देता?
वहाँ पर केंद्र सरकार में कौन देता है, भारत सरकार को कौन देता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य सरकार के बारे में क्या कानूनी विषयों पर, ठीक है, परामर्श यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 31 तक, 26 तक, 21 तक या 11 तक? तो 66 का आंसर जाएगा आपका 2026 तक। 1971 की जनगणना पर जो आधारित राज्यवार सीटें हैं वो 26 तक चलेंगी, उसके बाद वो घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, और राज्य की सीटों का, राज्यवार सीटों का आपको पता भी होना चाहिए। कल क्वेश्चंस भी मैंने कराया था कि इस राज्य से इतनी सीट है, इस राज्य से इतनी है, वो याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 547, 45, 52 या 50। तो 67 का आंसर बहुत इजी है, सोच लीजिए इसका आंसर और लगा दीजिए एकदम आंख बंद करके। चलिए आगे चलते हैं। 68 पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रश्न ये भी बहुत इजी है आपके लिए, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका सीधा सीधा ही मैंने आंसर बता भी दिया, क्योंकि इससे इजी और क्या हो सकता है। इसमें प्रश्न का आंसर है सी, उपाध्यक्ष को। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री टाइम स्पीकर का कर्तव्य होता है। चारे आपके ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सामने हैं। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापन रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है ना। चलिए चेक करते हैं इनमें चारों में ऑप्शन में क्या जा सकता है प्रश्न का आंसर स्पीकर के बारे में। तो प्रश्न का आंसर आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सोच लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है सदस्यों को शपथ दिलाना, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल अगर चेक कर लेते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्यों को प्रो टेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन को अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत ईजी है, सोच लीजिए इसका आंसर, बता दीजिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। पूरी डिटेल मैंने दी हुई है, इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? प्रश्न कितने हो गए हैं आपके? 70 से सीधा 74, ऐसे कैसे? चलिए कोई नहीं, आपके इसमें से गैप हो रखे हैं 3 प्रश्न, 71, 72, 73, 3 प्रश्न आपके इसमें से गायब हैं, तो उनको मैं लास्ट में दे दूंगी। तो हम 74 आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। प्रश्न क्या है कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए, सोच के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके मैंने कहा था कि 70 क्वेश्चंस बनेंगे 35 करके। आगे फिर लेके चलते हैं आपको 102 यानी कि 102 क्वेश्चन 102 तक। और तब तक क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है, बेल आइकन को हिट करना है, लाल बटन को दबाकर जाना है, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना है, और साथ में L+S करना है, यानी कि लाइक करना है, शेयर करना है। अब हम L+S+C, ठीक है, लाइक, शेयर और कमेंट, तीनों काम आपको करने हैं। बस यही तो करना है आपको, और साथ साथ हमारे पढ़ना है, तैयारी करनी है। और लाल बटन इसलिए दबाना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए तुरंत जैसे ही आए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगी। आज आपको 2 मिल चुकी हैं। सुबह शॉर्ट वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो में जो मैंने 1 लाइनर डाले हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी देखिए। और एक आपको ये मिल चुकी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।